Hello and welcome all to the Krishna Online Coaching. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning. तो legal reasoning क्या है, मैंने previous session में discuss किया है कि you have to solve problem based questions in which you will be given a principle, then facts आपको दिए जाएंगे. On the basis of that you have to solve the questions. Is it clear? So principle को भी आप break करो point wise and you have to break facts also you have to break the facts point wise उसको note down करो. It will be very easier to solve these types of problem और आपका आंसर 100% कभी भी ये गलत नहीं होगा. Is it clear? So in this session I am going to discuss about the law of contract. So जो law है contract के related that is given under Indian Contract Act 1872. अब ये जो contract है वो क्या है, क्या आपकी daily life में यूज़ हो रहा है contract? आपकी daily life में यूज़ हो रहा है contract. किस तरह से? सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करिए. आपके घर में जो नेसेसरीज आ रही है, ग्रॉसरीज आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट. इज़ इट क्लियर? हमें ये पता भी नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ ऑल्सो. सो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है. आप रोज़ इसको इनकाउंटर कर रहे हो. इट मे बी दैट अदर लॉज को आप नहीं इनकाउंटर कर रहे हो. यू मे नॉट इनकाउंटर अदर लॉज, जैसे कि कंपनी लॉ है, CRPC है, IPC है. आप ये नहीं कहते हो अरे, अब जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बात कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कभी भी यार कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो गया या कंपनी वाइंड अप हो गई है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो गया, वॉट एवर. इज इट क्लियर? बट कॉन्ट्रैक्ट है, आप रोज़ आप यूज़ कर रहे हो. सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेशनरी आइटम खरीदना, आप शॉप पे जाके कह रहे हो भैया पेन देना, नोटबुक देना, तो उसके लिए यू आर पेइंग फॉर दैट. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आपके एवरी डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है. ये एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है ये आपके लॉ ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जनरली इनमें से आप में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 4 से 5 क्वेश्चन हर एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. लॉ इज़ इट क्लियर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही बेस्ड हैं. इज़ इट क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको जनरल में बता दिया व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2H ऑफ Indian Contract Act. Is it clear? What it is given? An agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. So an agreement क्या है? अब यहाँ पे 2 elements हैं, that is agreement and other is इन्फोर्समेंट मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन. सो अब ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑफ़र करना पड़ेगा. देन देयर विल बी एन एक्सेप्टेंस. जब उस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हो गया तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा. इज़ इट क्लियर? इट विल बिकम अ प्रॉमिस. और जब वो प्रॉमिस हो गया तो उसके बाद क्या आएगा? आपका कॉन्सिडरेशन आप पे करोगे. कॉन्सिडरेशन के बाद वो इन्फोर्सेबल आ जाएगा. देन इट विल कम द कॉन्ट्रैक्ट. इज़ इट क्लियर? किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है? सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्सिडरेशन, देन कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबिलिटी. ठीक है, तो देयर मस्ट बी ए लीगल इन्फोर्सेबल. आपका जो एग्रीमेंट है वो लीगल इन्फोर्सेबल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन, देन इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे किसी को डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हो,
ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे वो आपके घर डिनर के लिए नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, इट इज़ नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन है। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म। तो ये एग्रीमेंट को अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सेक्शन 10 में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो अगर वो इसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाइड होंगे तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपकी एक स्टेटमेंट भी है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो सेक्शन 10 की इसेंशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट इज कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? देयर मस्ट बी ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस, देन देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मीन्स देयर मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, देयर मस्ट बी मेजर। इज इट क्लियर? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और वो दो कंडीशंस क्या हैं? साउंड माइंड एंड मेजर। इट मीन्स माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको कंडीशंस कहाँ पे बताई गई है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कि कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, जहाँ पे यू आर पेइंग समथिंग, लॉफुल कॉन्सिडरेशन। फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। अब मेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल कि जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आपकी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि सपोज़ आपकी कोई यू आर दी ओनर ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी, अब उस प्रॉपर्टी को कोई ख़रीदना चाहता है बट यू आर नॉट विलिंग टू सेल दी प्रॉपर्टी। अब आपके सर पे कोई बंदूक ला रहा है, मीन्स कि गन, आपको गन दिखा रहा है कि ये साइन कर पेपर्स, नहीं तो मैं तेरे गोली चला दूंगा। इज इट क्लियर? दैट इज देयर इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्या है आपका कि आपने घर रेंट पे दिया और किस पर्पस के लिए दिया है? फॉर प्रोस्टिट्यूट्स। वेदर इट इज़ अ लॉफुल? नहीं, तो ऑब्जेक्ट ये लॉफुल नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो वहाँ पे आप क्या है, यू कैन नॉट आस्क फॉर द रेंट। अगर उस पार्टी ने आपको रेंट नहीं पे किया, आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, सपोज़ फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बेट लगाई है, क्रिकेट मैच के लिए लगा लो। क्रिकेट मैच हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, एक कह रहा है इंडिया जीतेगा, दूसरा कह रहा है कि इंग्लैंड जीतेगा। ठीक है, अब उन्होंने बेट लगा दी है, तो इज़ इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज़ अ वेचर एग्रीमेंट। इज़ इट क्लियर? सो ऑब्जेक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल और लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज इट क्लियर? तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट इस तरह का होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी अबाउट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अब ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफर? सबसे पहले आपका ऑफ़र का जो सबसे पहली कंडीशन थी वो आ रही है सेक्शन 10 की। एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? एग्रीमेंट में ऑफ़र प्रपोजल हो रहा है। इज इट क्लियर? मीन्स कि एक पर्सन किसी को ऑफ़र करता है, अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं वो। इज इट क्लियर? वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू द अदर पर्सन। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप वर्थ ₹50,000। इज इट क्लियर? तो मैं अपनी विलिंगनेस, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको मेरा लैपटॉप ख़रीदना है 50,000 रुपये में? तो ये क्या हो गया? ऑफ़र हो गया, प्रपोजल। तो एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ऑफ़र एंड प्रपोजल। इज़ इट क्लियर? तो ऑफ़र में क्या है? मैं अपनी विलिंगनेस बता रही हूँ, अपनी इच्छा बता रही हूँ कि मुझे लैपटॉप बेचना है 50,000 रुपये में। इज़ इट क्लियर? और जिस मैंने आपसे पूछा तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया, आपने बोला येस आई एम रेडी एंड विलिंग टू परचेज योर लैपटॉप वर्थ ₹50,000। तो अब इसमें ऑफ़र भी हो गया है और एक्सेप्टेंस भी हो गया। इज़ इट क्लियर? सो ऑफ़र इज़ मेड बाय वन पार्टी, कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी।
उनकी असेंट लेने के लिए। तो जो अदर पार्टी है वो दूसरी पार्टी या तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर लेगी, और ही कैन मेक अ काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र क्या होता है? अब काउंटर ऑफ़र में जैसे मैंने बोला कि मुझे अपना लैपटॉप 50,000 रुपये में बेचना है, आपने कहा नहीं, आपने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया, आपने बोला नहीं 50 में नहीं 45,000 में ख़रीदना है, दैट इज़ अ काउंटर ऑफ़र। इज इट क्लियर? अगर आपका उसने एज इट इज़ ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, देन इट विल बी अ एक्सेप्टेंस। मैंने कहा कि मैंने 50,000 में अपना लैपटॉप बेचना है, आपने कहा मैंने परचेज़ करना है, देन इट विल बी एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? सो वन हु मेक्स एन ऑफर, ही इज़ एन ऑफरर, एंड टू whom he makes an offer, he is the offeree. Is it clear? Clear? सो ऑफ़र है, ऑफ़र किस इंटेंशन से आप कर रहे हो? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो वहाँ पे वैलिड ऑफ़र नहीं है। इज इट क्लियर? अब जैसे अगर मैंने आपको बताया था डिनर पे इनवाइट कर लिया, ठीक है, या आपने बोला कि अपने फ्रेंड से कि हम वीकेंड पे मूवी देखने चलेंगे, नहीं जा पा रहे हो, इट इज़ नॉट देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? तो ये सारे वैलिड ऑफ़र नहीं है। नाउ देयर इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्विटेशन टू ऑफ़र? देखो, ऑफ़र डिफरेंट है इन्विटेशन से। इन्विटेशन टू ऑफ़र, ऑफ़र में कौन ऑफ़र कर रहा है? जो ओनर है, ठीक है, जो गुड्स के ओनर है, ही इज़ मेकिंग एन ऑफ़र। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है? जैसे आप लोग मॉल्स में जाते हो, ठीक है, या कोई इजी डे में आप जा रहे हो, वहाँ पे क्या है, गुड्स आपके डिस्प्ले होते हैं शॉप की विंडो पे। इज़ इट क्लियर? डिस्प्ले होते हैं। बुक्स हैं, बुक स्टोर में डिस्प्लेज होती हैं। वो सिर्फ आपको क्या है, इनवाइट कर रहे हैं कि आके ख़रीदो। इनवाइट कर रहे हैं बायर को कि ऑफ़र करो टू परचेज सच गुड्स, टू परचेज सच बुक्स। ठीक है, इजी डे में आप जा रहे हो, इजी डे में क्या है कि वहाँ पे आप गुड्स डिस्प्ले या बास्केट ले रहे हो, जो जो आपको गुड्स चाहिए आप बास्केट में डाल के काउंटर पे आ रहे हो। तो वहाँ पे जो काउंटर पे पर्सन बैठा है वो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि ये वाले गुड्स हमने नहीं सेल करने। यू कैन नॉट से कि अगर आपको सेल नहीं करने हैं तो डिस्प्ले क्यों किए हैं आपने, ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। वहाँ पे बायर को इन्विटेशन किया जा रहा है कि वो ऑफ़र करें फॉर द परचेजिंग ऑफ द गुड्स। इज़ इट क्लियर? सो बायर है वो शॉपकीपर को फोर्स नहीं कर सकता टू सेल दी पर्टिकुलर गुड्स जो कि डिस्प्ले हैं, वो सिर्फ ऑफ़र ही कर सकता है। और इट इज़ द शॉपकीपर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ऑफ़र टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इज़ इट क्लियर? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है, और वो प्रिंसिपल क्या दिया गया है कि जो पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट की, when the parties to an agreement agree on the same thing in the same sense, there arises a legal binding obligation between them। अब जो पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट के वो सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करने चाहिए, तभी ही बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होगी दोनों पार्टीज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि अगर आप कोई गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को उसका सेम मीनिंग लेना है और सेम टाइम पे लेना है, सेम सेंस में लेना है। इज़ इट क्लियर? अगर डिफरेंट एक पार्टी कुछ और सोच रही है उन गुड्स के बारे में एंड अदर पार्टीज थिंकिंग समथिंग एल्स, देन द पार्टीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अब फैक्ट्स देखो, इसके फैक्ट्स क्या हैं। गणेश गैलरी है, ये एक वेल नोन एंटीक शॉप है सिटी शकुंतला में, and who had patent for collecting articles of rare beauty was taken up by an intrinsically designed flower vase in the shop। तो जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर ने उसको वेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जो कि बिलोंग कर रहा था विजयनगर एम्पायर पीरियड, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत डेलिकेट है, बट इट वॉज वेरी क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईजीली ब्रेकेबल। तो शकुंतला ने कहा कि वो अट्रैक्ट होगी उस फ्लावर वेस से, तो उन्होंने व्हाट शी सेड, इज इट मीन शकुंतला सेड दैट शी वॉज अट्रैक्टेड टू इट ओनली फॉर
aesthetic pleasure it gave her, and its other characteristics were immaterial to her and brought peace. She later discovered that it was not of that period and noticed it developing cracks as well. ठीक है, बाद में उन्होंने क्या नोटिस किया कि उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं. शी प्रोसीड्स अगेंस्ट द प्रोप्राइटर ऑफ गणेश गैलरी फॉर मॉनेटरी रिलीफ. Now whether proprietor of Ganesh gallery is liable or not. तो चलो हम अब ये क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गणेश गैलरी मस्ट कॉम्पनसेट शकुंतला सिंस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकल वर प्रूव रॉन्ग. Ganesh gallery need not compensate since Shakuntala was unconcerned about what was attributed to the article. Third क्या है, proprietor must compensate her for irresponsible statement made by him. तो अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा आपका. ए ऑप्शन आएगा कि गणेश गैलरी को कंपनसेट करेगी कि शकुंतला को, क्योंकि दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने बताए थे वर प्रूव्ड रॉन्ग. इज इट क्लियर. क्या उन्होंने एक तो एंटीक्यूसिटी के बारे में बताया था और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ये ब्रेक डेलिकेट ज़रूर है बट इट विल नॉट ईजीली ब्रेकेबल. ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है और जो कि दोनों के दोनों गलत प्रूव हो गए. इज इट क्लियर. सेकेंड ऑप्शन क्या है, गणेश गैलरी नीड नॉट कॉम्पनसेट सिंस शकुंतला वॉज अनकंसर्न्ड अबाउट व्हाट वाज एट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकल. ये भी नहीं है. थर्ड क्या है, प्रोप्राइटर मस्ट कॉम्पनसेट हर फॉर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मेड बाय हिम. तो सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अगर दोनों पार्टी सेम थिंग सेम सेंस पे एग्री करती हैं देन दे आर बाउंड बाय द अग्रीमेंट. इज इट क्लियर. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस कि संजय ने ऋतिक को क्या लिखा, एक लेटर लिखा था एंड ही उस लेटर में उन्होंने क्या ऑफ़र किया था, संजय ने ऋतिक को ऑफ़र किया टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹20,000. संजय ने ऋतिक को लेटर लिखा टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹20,000. ऋतिक ने वापस लेटर लिखा, आई एग्री टू परचेज योर ब्लैक हॉर्स फॉर ₹20,000. इज इट क्लियर. फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं कि संजय ही रोट अ लेटर टू ऋतिक जिसमें उन्होंने ऑफ़र किया कि वो अपना घोड़ा 20,000 में बेचना चाहते हैं. ऋतिक ने वापस उस लेटर का रिप्लाई किया और उन्होंने कहा, आई एग्री टू परचेज योर ब्लैक हॉर्स वर्थ ₹20,000. अब देखो ऑप्शंस देखो इसमें क्या है. ना फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपकी कि जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ आर बाउंड बाय देयर अग्रीमेंट एज दे एग्री ऑन द प्राइस एंड ऑल्सो ऑन द गुड्स फॉर सेल. सेकेंड ऑप्शन क्या है, पार्टीज़ आर नॉट बाउंड बाय द एग्रीमेंट एज द ऑब्जेक्ट इज़ अनसर्टेन. थर्ड क्या है, पार्टीज़ आर बाउंड बाय देयर एग्रीमेंट एज द कलर ऑफ द हॉर्स इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिटेल. सो इसका आंसर क्या है, पार्टीज बाउंड नहीं है एग्रीमेंट द एज द ऑब्जेक्ट इज अनसर्टेन. इज इट क्लियर. तो पार्टीज क्यों यहाँ पे अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि पार्टीज ने एग्री, दे हैव नॉट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ऑब्जेक्ट था जो एग्रीमेंट का वो अनसर्टेन था, पार्टी से बाउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था व्हाट संजय रोड, संजय ने कहा था कि ही वॉन्ट टू सेल हिज हॉर्स वर्थ ₹20,000. ऋतिक ने कहा कि ब्लैक हॉर्स खरीदना है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही सर्टेन नहीं है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट क्या आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. इज इट क्लियर कि जो एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस है ऑफर का वो कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया एज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. ये मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ऑफ़र लेटर लिखा था, जिस ऑफ़र लेटर में मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की बात की थी. नाउ यू हैव, आपको जब जैसे लेटर पहुंचा है, आपने क्या किया, उस लेटर का रिप्लाई मुझे लेटर से दिया है एंड यू हैव पोस्टेड दैट लेटर. अब ये आपने लेटर पोस्ट कर दिया है तो एक्सेप्टेंस है ऑफ़र की कंप्लीट हो गई है. आई कैन नॉट रिवोक माई ऑफ़र.
व्हेन वंस दी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। इज इट क्लियर? तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज सुन एज यू हैव पोस्टेड दी लेटर। अब आपने क्या किया, लेटर लिख दिया मेरे ऑफ़र का, एक्सेप्टेंस लेटर आपने लिख दिया, बट आपने अपने ड्रॉर में डाल दिया कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ये लेटर को पोस्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है। पहला प्रिंसिपल ये था आपका। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ रिगार्डिंग कि एक्सेप्टेंस अगर एक बार कंप्लीट हो गई है तो दोनों पार्टीज़ पे जो एग्रीमेंट है वो बाइंड हो जाता है। इज इट क्लियर? सो व्हाट आर दी फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस? ए ने एक्सेप्ट किया टू बाय बीज ऑफर ऑफ हिज मोटर कार फॉर ₹4 लाख। बी का ऑफ़र था कि उसको अपनी मोटर कार 4 लाख रुपए में बेचनी है और ए ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया। नाउ ये जो एक्सेप्टेंट था दैट वाज पुट इनटू ईमेल। अब जैसे ही ईमेल में इस एक्सेप्टेंस को डाला गया देयर वाज डिस्टॉर्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच बी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रियली रीड what A had written. Is it clear? Now अब ये बताना है कि दोनों पार्टीज बाइंड हैं अपना एग्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए या नहीं। Now फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ दी पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि A को पता है लेकिन सिर्फ B ही नहीं रीड कर पाया था कि A ने क्या लिखा है। A को तो क्लियर था, ए ने तो एक्सेप्ट कर लिया था ऑफर, बट बी को नहीं पता लग रहा था कि क्या लिखा गया है उस ईमेल में। सेकंड क्या है? नोबडी इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट, ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है? ए इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट बट नॉट बी। इज इट क्लियर? ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ए को तो ये है कि बी मैंने अब एक्सेप्टेंस डाल दी है, ठीक है, बी ने रीड कर ली है, तो उसको ही इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट। क्योंकि एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल कब कंप्लीट होती है? ऑन द पार्ट ऑफ ए ओनली, सो इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट। लास्ट ऑप्शन क्या है? बी इज़ बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट बट नॉट ए। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बी को तो क्लियर ही नहीं है, वो ही इज़ नॉट एबल टू रीड व्हाट ए हैज़ रिटन। इज इट क्लियर? Now next is law does not take trifles notice of the trifles. Notice of trifles means कि छोटे मोटे मैटर्स हैं वो कोर्ट नहीं देखता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मूवी देखने चलते हैं, नहीं जा पा रहे हो, तो कोर्ट इन चीज़ों को नहीं देखेगा। अगर कोर्ट इन केसेस को भी देखने लग गया देन व्हाट हैपन्स? ऑलरेडी कोर्ट इतने बर्डन है और भी ज़्यादा इन पे बर्डन आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? ए ने प्रपोज किया टू हिज नेबर बी। ए ने बी को ऑफ़र किया, जो कि उसके नेबर थे, कि वो मॉर्निंग वॉक पे एक साथ जाएंगे। बी ने ए का ऑफ़र एग्री किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह 6 बजे मिलेंगे, जहाँ से वो उस पॉइंट से ही वो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे। दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद भी बी नहीं आया, सुबह 6 बजे वो नहीं उस पॉइंट पे पहुंचा। ए उसकी वेट कर रहा था 6 बजे एट एवरी डे फॉर अ कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 7 डेज। उसके बाद है कि 7 दिन तक वो वेट करते रहा ए उसके, लेकिन बी नहीं आया। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया क्लेमिंग डैमेजेस फॉर एगोनी एंड मेंटल टॉर्चर सफर्ड बाय हिम। नाउ डिसाइड वेदर बी इज़ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब ये देखो, क्या लॉ इसको कंसिडर करेंगे? नो, देयर इज़ नो लीगल इंटेंशन, इट इज़ ओनली ए सोशल ऑब्लिगेशन। सो इसका आंसर क्या होगा? सीधी ऑप्शंस। बी इज़ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइबल टू पे डैमेजेस, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। सेकेंड ऑप्शन क्या है? देयर इज़ नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशंस। नाउ सी दी सी आंसर, द मैटर इज़ टू स्मॉल एंड द कोर्ट विल रिफ्यूज़ टू गो इनटू इट। देखो अब ये क्या है कि बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड थर्ड इज़
मैटर इज़ टू स्मॉल एंड कोर्ट विल रिफ्यूज़ टू गो इनटू इट। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन अब जो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, लीगल प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे सी ऑप्शन वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है, तो हम सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के ऑप्शंस आपको आ जाते हैं, तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन लीगल प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल आपका ये होता कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाइल क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर बी आना था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स, तो वहाँ पे आपका आंसर सी आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कैटरीना, एक सिंगर है। फैक्ट्स क्या हैं? कैटरीना अ सिंगर एंड कॉन्ट्रैक्टेड विद जॉन, जो कि मैनेजर हैं थिएटर के, कि वो थिएटर में 2 नाइट्स के लिए सिंग करेंगे एवरी वीक। देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगले 2 महीने के लिए हर वीक में वो 2 नाइट्स थिएटर में सिंग करेंगे। इज़ इट क्लियर? और जॉन ने क्या एग्री किया कि वो उसको एवरी नाइट परफॉर्मेंस के लिए वो 100 रुपीज़ पे करेंगे। नाउ ऑन 6th नाइट कैटरीना है वो विलफुली अपने आप को उन्होंने एब्सेंट कर लिया थिएटर से, और जॉन इन कॉन्सिक्वेंसेज रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जॉन को जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है। इज़ इट क्लियर? ही इज़ क्लेमिंग अ कॉम्पनसेशन। तो ये थे इसके फैक्ट्स। अब यहाँ किसका प्रिंसिपल क्या है, पीछे बाद में दिया गया है। Principle says a person who rightfully resigns the contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract। तो अब ये जो गिवन फैक्ट्स है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसने नहीं फुलफ़िल किया है? कैटरीना ने नहीं फुलफ़िल किया है। उसकी वजह से ही जॉन ने, जो मैनेजर था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया है। और प्रिंसिपल हमारा यही कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता है इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज विच इज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन देखो कि वो जॉन को कॉम्पनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? येस, बिकॉज ही हैज़ सफर्ड लॉस। थर्ड नो, सेकेंड ऑप्शन नो, एंड थर्ड इज येस बिकॉज ही हैज़ राइटफुली रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो गाइज अब देखो ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ही हैज़ सफर्ड लॉस, एंड थर्ड सेज बिकॉज ही हैज़ राइटफुली रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वी विल मार्क द आंसर सी, येस बिकॉज ही हैज़ राइटफुली रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? क्योंकि उन्होंने, कैटरीना ने विलफुली एब्सेंट किया अपने आप को सिंगिंग से फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज रिगार्डिंग दी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जाएंगे, दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कॉन्सिडरेशन। थैंक यू।